वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमने कल अपना आरबीएससी का ओल्ड पेपर जो कि 2014 का था वो स्टार्ट किया था। आज अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया था बेटा। आगे आज करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे लोग पढ़ रहे हो ना सभी? जो भी कुछ डाउट्स हो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए जब फलन संतत है। कहां पर? यहां 2 और 10 के लिए अपन को बोला है, ठीक है। अब अगर फलन संतत है तो आपको यह समझ में आना चाहिए यहां पे कि 2 पर भी वैल्यू यहां पे संतत होगा और 10 पर भी संतत होगा। अब 2 और 10 दोनों पे होगा तो किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे प्रश्न को? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 फलन हमको दिया हुआ है। 2 पर मान फलन का 5 है, 10 पर मान 21 है, ठीक है। संतत बोला है तो अब हमें यहां एक बात तो समझ में आ रही है, ये यहां पे 2 और 10 के लिए डिफाइन होगा, है ना। 2 मान निकालने ए और बी तो इसका मतलब 2 समीकरण बनेगी। तो अपन शुरू करते हैं। ये मैंने लिया x बराबर 2 के लिए। अब देखो यहां पे फलन का मान बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा 5। यहां से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आएगी। हल करोगे तो आप सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 5, ठीक है। मैंने यहां डायरेक्ट कैसे लिख दिया बेटे? यहां पे 2 से कम के लिए 5 है, 2 पर भी 5 है, ठीक है। तो दोनों ही केस के लिए आ गया 5। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में 2 प्लस h रखना है, मतलब a 2 प्लस h प्लस b, ठीक है। अब अगर यहां पे इसको हल करके देखें तो ये बनेगा 2a प्लस b और साथ में h का मान 0 रखोगे तो 2a प्लस b। तो राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 2a प्लस b। x बराबर 2 पर संतत है, कंटिन्यू है, इसका मतलब दोनों के मान बराबर होंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, इसलिए 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण नंबर 1, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप मैंने कम लिखा है, आपको वर्बली बता दिया, वो आपको यहां पे मेंशन करना है, ठीक है। क्या किया? संतत है इसलिए फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर होंगे। 2 मान ऑलरेडी यहां पे सेम है तो हमने इन दोनों को आपस में बराबर करके एक समीकरण बना ली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं x बराबर 10 के लिए। x बराबर 10 के लिए फलन 10 पर फलन का मान 21। यहां पे देखिए और फलन का मान भी है और राइट हैंड लिमिट का मान भी है ये, ठीक है। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 10 माइनस h, ठीक है। यहां पे रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रखेंगे तो a 10 माइनस h प्लस b। सॉल्व करा 10a प्लस b तो 10a प्लस b आ गया हमारे पास 10a प्लस b, ठीक है। यह भी यही संतत है, 10 बराबर 10 पर फलन संतत है तो इसके साथ भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। तो 10a प्लस b बराबर 21, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए घटा देते हैं। तो जैसे अपन समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे, ठीक है, b से b कट जाएगा, देख पा रहे हैं चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले के, तो b से b कट जाएगा। 2a माइनस 10a ये बनेगा माइनस का 8a बराबर 5 माइनस 21 माइनस का 16। तो a बराबर आ जाएगा 2
ए का मान यहां पे कहीं यहां रख देते हैं तो बी बराबर आ जाएगा 1। तो ये ए और बी के मान आ गए जो हमें फाइंड करने थे। ए बराबर 2 और बी बराबर 1 कहां से निकाला हमने? संतत फलन की कंडीशन से फाइंड आउट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा जहां पे मान ज्ञात करने होते हैं, आपको संतत दिया होता है। कई बार यहाँ पे संतत की जगह अवकलनीय भी बोल देता है और हमसे ए और बी या कुछ वैल्यूज फाइंड करवाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें इस बात का। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स 0 से π/2 में निरंतर हासमान है। 0 से π/2 में निरंतर हासमान है और π/2 से पाई में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, शुरू करें। तो यहां हासमान और वर्धमान अपन को सिद्ध करना है। अब ये आपको पता लग रहा है यहां पे 0 से π/2 मतलब प्रथम चतुर्थांश और π/2 से पाई मतलब दूसरा चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में बोल रहा है हासमान और दूसरे चतुर्थांश में बोल रहा है वर्धमान। करके देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। तो ये अपन ने लगाया लॉग कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स। इसका अवकलन करेंगे। देखो वर्धमान हासमान के लिए सबसे पहला काम होता है अवकलन करना। ठीक है, तो अवकलन करेंगे लॉग का 1/cos x और cos का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स जो कि अपन देगा माइनस का tan x। ठीक है, अब अंतराल कौन सा अंतराल बोला है भाई? 0, π/2 में। तो 0, π/2 में f डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए फलन हासमान होगा। भाई ये अपने पास प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, होते सब पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही इस मान में यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो ये पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव कर देगा। तो अपन बोलेंगे कि फलन हासमान है क्योंकि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से कम आ रहा है। ठीक है, किसने कर दिया यहाँ पे माइनस? माइनस कर दिया इस बाहर वाले एक्स्ट्रा माइनस ने। अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो अंतराल π/2 पाई, यही है π/2 पाई में। ठीक है, tan x पॉजिटिव tan x जो है वो निगेटिव होगा, इसलिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, जिससे फलन वर्धमान होगा। ठीक है, तो फलन वर्धमान का कैसे पता लगा? tan x जो है सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, ASTC सिंपल ASTC। सेकंड में जो tan है वो नेगेटिव होता है। वो tan जब एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा? उसे पॉजिटिव कर देगा। निगेटिव मल्टीप्लाई माइनस तो पॉजिटिव होगा, जिससे फलन वर्धमान होगा। तो जब भी फलन में f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आए तो वर्धमान और लेस देन 0 आए तो हासमान होगा। ओके, ये होता है अपना कंप्लीट। तो आप मेंशन कर देंगे 0, π/2 में फलन वर्धमान हासमान होगा और π/2 पाई में फलन जो है वो वर्धमान होगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न। प्रश्न में बोला है x² प्लस y² 25 बराबर 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x के समांतर हो, x अक्ष के समांतर हो। मतलब
जब भी एक्स अक्ष के समांतर होगा तो y बराबर कांस्टेंट होगा, और y जो कांस्टेंट होगा तो dy अपॉन dx का मान 0 होगा। ठीक है, यही इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, देखो एग्जाम में भी आया हुआ है। पहले कंसेप्ट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके पास x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये शून्य, जिन पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। देखो x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष के समांतर है, मतलब y जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर y कांस्टेंट है तो dy अपॉन dx कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट संख्या का जो अवकलन होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। तो इस बात से आपको यहां पे हल करना है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में एक चीज और बदल के आ सकती थी, वो ये भी कह सकता था कि जो फलन है स्पर्शरेखाएं जो y अक्ष के समांतर है, अगर y अक्ष के समांतर होती तो x कांस्टेंट होता, हम बोलते dx अपॉन dy इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन याद रखनी है। वैसे जब मैंने आपको ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया है तब भी यहां पे मेंशन किया था, फिर भी अभी ध्यान रखे, ये x अक्ष के समांतर हो गया और y अक्ष के समांतर आ जाए तो x बराबर कांस्टेंट dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कंडीशन। अब इस क्वेश्चन से हमने दोनों कंडीशन भी तैयार कर ली अपनी। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, dy अपॉन dx के लिए करना है ना सारा काम, तो पहले dy अपॉन dx निकालो, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx बराबर 0। ठीक है, ये दोनों कॉमन जाकर 0 में चले जाएंगे तो अपने पास रह जाएगा x अपॉन 4, तो dy अपॉन dx y अपॉन 25 बराबर माइनस x अपॉन 4, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx का मान जो आएगा वो आएगा माइनस 25x बटा 4y। इसको आप dy बाई dx के अलावा y डैश भी बोलते हैं। अब हमें यहां पे बोला है x अक्ष के समांतर, ठीक है, मेंशन तो कर दिया था, x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के समांतर का कंडीशन क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो करते, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस 25x बटा 4y बराबर 0। तो x बराबर 0, अगर x का मान 0 है तो ये हमें देगा y बराबर प्लस माइनस 5। वक्र में रख के आप सॉल्व करेंगे, x का मान 0, y स्क्वायर बराबर 25, तो y बराबर आएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, तो हमें बिंदु बोला था जिन पर स्पर्शरेखा x के समांतर होगी, अतः बिंदु या अभिष्ट बिंदु लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 0,5 व 0,-5। ओके, इस प्रकार से आपको बिंदु निकालने थे। वापस समझ लीजिए बेटा, पहले आप अवकलन करेंगे, टेंजेंट निकालनी है अपन को, स्पर्श रेखा निकालनी है, तो dy बाई dx 0 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे स्पेशल बोला है x अक्ष के समांतर। अगर y अक्ष के समांतर बोलता तो हम इसको रिवर्स करके 0 करते, मतलब उल्टा करके रेसिप्रोकल करके 0 करते, तो ये वैल्यू देता हमें y बराबर 0। ठीक है, और x का मान आता प्लस माइनस 2। ओके, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, ये ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है,
जैसे आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, इसका अपन को समाकलन करना है। अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट मैनर में दिया है, देखो e की पावर 2x माइनस 1 बटे में e की पावर 2x प्लस 1, इसको पहले अपन कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो 17वां प्रश्न, e की पावर ठीक है। अब इसमें देखो e की पावर x का दोनों अंश व हर में भाग देते, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे e की पावर x का अंश व हर में भाग देने पर। अब भाग देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ क्या होगा, भाग देने पर ये बन जाएगा अपने पास e की पावर x का भाग देने पर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ये अपने पास तैयार हो गया e की पावर x का अंश व हर में भाग देने पर। जब इसमें दोगे e की पावर x बचेगा, इसमें दोगे तो e की पावर x बटे में आ जाएगा, जिसको ऊपर लेके जाओगे तो e की पावर माइनस x बन जाएगा। तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कैपिटल I इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे ये तो इजी हो गया, साफ पता लग रहा है हर वाले पार्ट का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो माना e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। तो ये बन जाएगा हमारे पास I इक्वल टू 1 अपॉन टी dt, जिसका होता है log t प्लस सी। t का मान रख देंगे तो आ जाएगा log e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा ही छोटा क्वेश्चन आ गया था, फटाफट हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये अपना आ गया निश्चित समाकलन गुणधर्म से होगा। क्वेश्चन में बोला है 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब यहां पे वही मेरी फेवरेट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। देखो आपको ये पता है कि जनरली जब लिमिट माइनस पॉइंट से लेकर प्लस पॉइंट तक जाए तब आप सम विषम चेक करेंगे, और जब इसके अलावा कोई और रास्ता ना मिले तो जनरली यही लगती है f ऑफ x बराबर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। सिमिलर जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली है क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यहीं से शुरू कर लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन में बोला है हमें 0 टू पाई x साइन x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर x 0 टू पाई एंड dx। अब यहां पे देखिए f ऑफ x बराबर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करना है। तो कैपिटल I इक्वल टू, देखो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी, है ना। तो कैपिटल I इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 टू पाई ठीक है, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। साइन 180 माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, ये तो बन जाएगा साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन जो सेकंड चतुर्थांश में आता है वो भी पॉजिटिव होता है। चलो इसका काम खत्म। कॉस सेकंड में होता है नेगेटिव,
लेकिन स्क्वायर है तो ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो हमारे पास बनेगा कैपिटल I इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको दोनों समीकरण को जोड़ना है। अब देखो यहां पे जोड़ने में पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस का है, ये इधर माइनस का बन रहा है, तो क्या होगा, ठीक है, या ये बन जाएगा अपने पास समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर 2i इक्वल टू केवल बचेगा हमारे पास पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। अब बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन शायद हो चुका है पहले भी, किसी ना किसी पेपर में रिपीट हुआ है। तो देखो 2014 का पेपर, ऐसा लग रहा है 2014 के पेपर में से काफी क्वेश्चन कभी 15-16 में आए, कभी 17-18 में आए, कभी 19-20 में आए। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे हैं मुझे यहाँ पे 2014 के पेपर में। तो जरा आप भी ध्यान दें इस बात पे, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं बेटा कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर, तो वहां पे मेंशन करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख पा रहे होंगे ये साइन है कॉस है, तो यहां पे अगर 0 टू पाई लिमिट दी है तो अपन इसे ब्रेक कर सकते हैं और लिमिट क्या हो जाएगी पाई बाय 2 तक। तो ये 2i इक्वल टू 2 पाई 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल, बढ़े आगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कॉस एक्स को t मान लेते हैं, माना कॉस एक्स बराबर t, तो ये अपने पास देगा कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। तो साइन एक्स माइनस dt, x बराबर 0 पर t बराबर कॉस 0 1, x बराबर पाई बाय 2 पर t बराबर कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 पे होता है 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास i पाई, ये वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, तो 1 से 0 माइनस के लिए ये हो जाएगा dt 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉल्व करें, i इक्वल टू माइनस पाई, फॉर्मूला है बेटा ये किसका, tan इनवर्स t का, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t। तो tan इनवर्स t का फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स t 1 से 0। अब माइनस पाई यहां पे रखा, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 0 ये अपन को देगा 0, तो ये देगा माइनस पाई और अंदर आ जाएगा 0 माइनस पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर आ गया पाई स्क्वायर बटा 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो फाइनल आंसर आया है वो आया है पाई स्क्वायर अपॉन 4। जो इंटीग्रेशन है वो इस टाइप से कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन में हमें बोला है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, परवलय है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं सरल रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब ये बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे समझ में नहीं आएगा। परवलय के जो 4 रूप पढ़े उसमें पहले आप स्क्वायर वाला भाग पढ़े, तो स्क्वायर वाला भाग है एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअल में क्या है ये है एक्स स्क्वायर बराबर वाई। किस रूप का परवलय है? कटोरी वाला। और y बराबर 4। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई बराबर 4, क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये अपना परवलय होगा। कौन सा? कटोरी वाला। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये x एंड ये y, ये मूल बिंदु। ठीक है, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर y। अब y बराबर 4, y में 4 चले और एक लाइन खींची, दैट इज 0,4 और इसको बोलेंगे आप y बराबर 4। ठीक है, तो ये y बराबर 4 हो गया, ये हमारा परवलय हो गया। हमें इस भाग का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको पता लग रहा है यहां पे कि लिमिट जो दी है 0 से 4 दी है। अब यहां पे ये होगी हमारी स्ट्रिप। ठीक है, अब इस स्ट्रिप पे चाहे तो पूरा ले लीजिए और चाहे तो केवल 0 to 4 कर लीजिए। ठीक है, 2 से गुणा करके करना पड़ेगा। तो ये अपने पास हो गया। अब अपन ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक और निकाल देते हैं, जिससे पता लग जाएगा क्या निर्देशांक होंगे, और फिर कर देते हैं इसको हल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, वाई हो गया अपने पास। तो कट बिंदु निकालते हैं। चलिए ये स्ट्रिप ऐसे वाली, ये भाग है ना छायांकित, ये पूरा। ठीक है, अगर आपको dx वाला लेना है तो आपको u लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, कट बिंदु पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं दोनों का। तो o, ये a, ये b और ये c। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 2। अब y बराबर 4 है, x बराबर प्लस माइनस 2 है। ठीक है, तो ये बिंदु a का मान आ जाएगा अपने पास 2,4 और ये आ जाएगा -2,4। ठीक है, तो ये आ गया 2,4 और -2,4। अब यहां पे इस भाग का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर टोटल कर देंगे। तो अभी क्षेत्रफल a बराबर 0 से तो 0 से 4 y dx। ठीक है, 0 से 4 y dx। या यूज कर लेते अपन, नहीं नहीं ऐसे करो, ये यूज कर लो, कोई सा भी रूप ले सकते हो, ये वाला इजी पड़ेगा, x dy ये दिया हुआ है ना इसलिए। ठीक है, x हमारे पास हो गया 0 to 4 रूट y dy। ये इजी पड़ेगा इसलिए मैंने ये रूप लिया, और 2 से गुणा भी होगा। हाँ ठीक है, यही स्ट्रिप ले ली, ये रही अपनी स्ट्रिप। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट y का 2/3 y पावर 3/2 0 to 4। तो ये बन जाएगा 4/3, अंदर आएगा 4 रखोगे तो 4 8 बनेगा और 0 रखोगे तो 0 बनेगा। तो ये बनेगा है ना, यही तो बन रहा है। तो रूट y का बनेगा 2/3 अपने पास आ गया, 2/3 बाहर आया तो बना 4/3। ओके, तो ये वैल्यू देगा अपन को
4 का मान रखेंगे 4, तो 4 और 4 की घात 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, 0 से 4 के लिए, तो 0 से 4 के लिए ये स्ट्रिप ले ली हमने। वैल्यू बेटा सही रखा है ना मान, तो एक बार चेक कर लो। तो यहां तक हो गया। अब देखो ये 4 की पावर 3/2 जिसको सॉल्व करना नहीं आता बेटा वो भी देख लो इधर। 4 की पावर 3/2 कैसे सॉल्व होता है, तो यहां 4 की पावर 3/2 इसको ऊपर लिख सकते हैं 4 की पावर 1 + 1/2। तो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1/2 मतलब √4, ये देगा अपन को 8। समझ में आ गया किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो ये रहेगा 8, तो आ जाएगा 32/3 वर्ग इकाई। ठीक है, तो दो भाग थे, एक भाग का यहां से हमने चलाया 0 से 4 के लिए, और इसके अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व कर दिया, तो आ गया 32/3 वर्ग इकाई। ओके बेटा, तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। अब यहां पे लिमिट आप ये भी लगा सकते थे 0 से, या -2 से, सॉरी यहां पे एक चीज बदलेगी है ना, ये है और ये बिंदु बनेगा -2,0। ठीक है, 0 से 2 के लिए भी लगा सकते थे क्या, बिल्कुल लगा सकते थे। 0 से 2 मतलब -2 से 2, हाँ 0 से 2 के लिए लगा सकते थे, और ये बन जाता आपके पास y dx, फिर बनता y dx। 0 से 2 के लिए लगाते तो बनता y dx। ओके, तो अपन ने लगाया x dy क्योंकि y की लिमिट अपने पास अवेलेबल थी। इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहां होता है सॉल्व। पीछे चलते हैं, नंबर 20। समाकलन का प्रयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 तथा x बराबर 4 है। 2x + 1, 3x + 1 एवं x बराबर 4। 19 और ये यहां पे 20। तो y बराबर 2x + 1, y बराबर 3x + 1 एंड x बराबर 4, ये भुजाओं के समीकरण हैं अपन को दिए हुए। अब दोनों बिंदुओं को पहले दो दो के जोड़े बना के हल करेंगे। ठीक है, उससे हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को शो करेंगे, और शो करने के बाद एक त्रिभुज बनेगा, उसका समाकलन की सहायता से सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। अब यहां y बराबर 2x + 1 एंड y बराबर 3x + 1, पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को कर रहा हूं, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से, चलो फर्स्ट और सेकेंड को करते हैं। तो 3x + 1 बराबर 2x + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा x बराबर 0। एक तो दे दिया x बराबर 0। x बराबर 0 पर y बराबर आ गया हमारे पास 1, तो एक पॉइंट आ गया 0,1, मिल गया एक पॉइंट 0,1। चलिए एक बिंदु तो मिल गया 0,1। अब दो बिंदु निकालने, तो सेकंड एवं थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड से, सेकंड एंड थर्ड से y = x की वैल्यू 4 रखी, 4 × 12 + 1 13, तो आ गया 4,13। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड से आ गया 4,13। अब फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से अब देखें, तो y बराबर 2 × 4 + 1, y = आ गया 9, तो हो गया 4,9। तीनों बिंदु आ चुके हैं, 0,1, 4,13, 4,9। तीनों को अब डायग्राम में शो कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया x y मूल बिंदु,
0,1 0,1 यहां कहीं होगा, 0,1 4,9 और 4,13 ये मैंने 0 ले लिया। ठीक है, ये 1 है तो 4,9 ये हो गया 4,9 और 4,13 तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये बन गया हमारा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दिस पॉइंट इज ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्या लगेगा यहां पे फॉर्मूला, ये देखो यहां पे बी बिंदु को नीचे मिला दो तो ओ ए सी का क्षेत्रफल, ओ ए सी का क्षेत्रफल देख पा रहे हैं, ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस बी सी, ये आ गया ओ ए सी डी का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो देख लेते हैं यहाँ पे। पहले एक बार ये 1 मिनट, 0,1 पहली और दूसरी से समीकरण को हल करने से आया था, दूसरी और तीसरी को हल करने से 4,13 आया था। ये पहली दूसरी, ये दूसरी तीसरी, इसका मतलब ये सेकंड है, सेकंड है मतलब y बराबर 3x प्लस 1, 0 रखते 1 आता है, ये 13 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अपने पास है x बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4 हो गया, y बराबर 2x प्लस 1, तीनों समीकरण भी शो कर दी। क्षेत्रफल बराबर ओ ए सी डी का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। अब ओ ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन के अंदर y ए सी डी एक्स माइनस, ठीक है, y ए सी डी एक्स माइनस ओ ए बी डी मतलब y ए बी डी एक्स। अब कहां से कहां तक जा रहा है, ए से सी जा रहे हैं, तो ए से सी मतलब 0 से आप x में जा रहे हैं 4 तक, तो 0 से 4 तक लग जाएगी लिमिट। ये क्वेश्चन भी बेटा किया हुआ है पेपर में ही कहीं पे, तो ये बन जाएगा 0 to 4, ऐसा याद आ रहा है, ए सी मतलब 3x प्लस 1 dx माइनस 0 to 4 ये आ जाएगा 2x प्लस 1 dx। ठीक है, 3x प्लस 1 dx माइनस 2x प्लस 1 dx। सॉल्व करते हैं तो देखो थोड़ा सा जल्दी फास्ट करेंगे, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x लिमिट में 0 to 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x 0 to 4, 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया, यहां 4 रखा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2 8, 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से 24 प्लस 4 0 0 देन माइनस 4 रखा, 4 4 16 यहां माइनस का 4। ठीक है, 16 और 4 20, तो ये 20 और 24 में से 20 गए 4 4 4 8 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 8 वर्ग इकाई। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया है, किसका क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, फिर करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में बोला है यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः दिए हुए अपने को ए बी सी एंड डी, तो ए बी तथा सी डी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे बहुत ही सिंपल है, मैं डायरेक्टली आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी सब आप कर लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। यहाँ पे ए बी बनाएंगे तो ए बी कैसे बनेगा, ए बी वेक्टर बनेगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर,
ठीक है, केवल पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका है ये। कैसे लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी माइनस ए को अपन लिखते कैसे है, ओ बी माइनस ओ ए। अब यहां पे सॉल्व करेंगे, बी ये रहा, ए ये रहा, तो 2i माइनस आई दैट इज आई कैप, 5j माइनस जे 4j कैप, और 0 के कैप माइनस के कैप, तो 0 माइनस 1 माइनस के कैप। तो ए बी वेक्टर आ गया आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। इसी प्रकार आप सी डी वेक्टर निकाल लेंगे, और सी डी वेक्टर आएगा ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, तो ये वैल्यू आएगी -2, ठीक है, -2i कैप -6 -2 माइनस का 8j कैप माइनस के प्लस 3k, तो प्लस का है ना माइनस के माइनस, तो ये प्लस का 2k, तो माइनस का 2i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का 2k कैप, ये आ जाएगा। अब मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूं, बाकी आपको कर लेना है ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बटा दोनों का परिमाण, और दोनों का परिमाण लिखेंगे तो ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर का परिमाण, ठीक है। अब आपको सेल्फ कर लेना है, कुछ नहीं, इसमें मान रखना है और थीटा का मान निकाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है तो एक सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है, ए और बी दोनों पर लंब है डी, और सी डॉट डी बराबर 15 है। तो अपने को जो दिया है उसमें बोला है, अच्छा हाँ, इसका मान बेटा हो सकता है पाई आए ना 21वें का, जब आप हल करेंगे तो हो सकता है पाई आए 180 डिग्री आए, मतलब cos थीटा बराबर -1 आए और थीटा बराबर पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया चेक करने के लिए, सेल्फ करेंगे ना इसलिए। नंबर 22, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, एक सदिश डी ज्ञात कर रहा है हमको जो ए और बी दोनों पर लंब है। तो डी वेक्टर डी लंबवत है ए के व वेक्टर डी लंबवत है बी के, ठीक है। तो दोनों के लंबवत है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई दोनों के लंबवत है, तो डी डॉट ए बराबर क्या बनेगा, डी का परिमाण ए का परिमाण cos थीटा, लंबवत है cos 90 0 कर देगा। बी पर भी लंबवत है, तो डी डॉट बी बराबर 0, माना डी वेक्टर बराबर d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप। अब अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है c डॉट डी बराबर 15, तो c डॉट डी इक्वल टू 15, इसके अकॉर्डिंग समीकरण बन जाएगी, c अपने पास ये रहा, तो क्या बनेगा 2d1, ठीक है, 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो बन गई 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं 15 है, सॉरी, ये है 15। इक्वेशन नंबर 1 एक बना लेते डी डॉट ए से, डी डॉट ए करेंगे तो एक बन जाएगी अपने पास d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 किससे बनाइए, 1 4 2, ठीक है। d1 डॉट ए बराबर 0 से ये बनी है d1 प्लस 4d2 प्लस 2d3 इक्वल टू 0। थर्ड बन जाएगी d डॉट बी से, तो ये बन जाएगी 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, 3d1
-2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0। तो तीन समीकरण हमने बना ली। एक बनाई सी डॉट डी बराबर 15 से, दो बनाई है डी डॉट ए बराबर 0 और डी डॉट बी बराबर 0 से। ठीक है, ये बनाई है इससे, इससे बनाया है ये, और इससे बनाया है इक्वेशन नंबर 3 को। बना लिया। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। अब तीन इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, 12th क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, क्या करोगे, कोई भी दोनों समीकरण में से किसी एक को पहले गायब कर दो, दो दो के जोड़े लेकर किसी एक को गायब कर दो और फिर मान निकाल दो। ठीक है, तो मान जो आएगा वो आ रहा है d1 d2 d3 का, मैं बता देता हूं। d1 आ रहा है 160/3, 160/3। d2 आ रहा है -5/3 और d3 आ रहा है -70/3। ये जब d1 d2 d3 यहां रखोगे तो d वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब मान निकालना तो आता होगा, नहीं आता तो प्रैक्टिस करना आ जाएगा। ठीक है, सिंपल समीकरण है बेटा, 12th क्लास के स्टूडेंट इतना तो आराम से कर सकते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है आलेखीय विधि से निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन को हल कीजिए। x + 2y ≤ 0, 3x + y ≤ 15। ये हमें दो वैल्यू दिए हैं, तो कर लेते हैं अपन यहां पे क्वेश्चन नंबर 23। z बराबर 3x + 2y, मैक्सिमाइज अधिकतमीकरण z बराबर 3x + 2y। ठीक है, z अपने पास मिल गया। फिर बोला है x + 2y व्यवरोध में, x + 2y ≤ 10। अगले में <= 15 है, पर इक्वेशन क्या है वो देखो, 3x + y, फिर साथ में x > 0, y > 0। ये हमारा पूरा हो गया प्रश्न तैयार। ठीक है, ये प्रश्न है रैखिक प्रोग्रामन का, हल करके आपको इसका फाइनल आंसर देना है। देखिए कौन सा भाग बनता है, अधिकतमीकरण करना है। चलिए बनाते हैं। तो व्यवरोध पहला अपन ने लिया x + 2y = 10, x = 0 पर y बराबर, y का मान कितना आएगा देखो, ये 0 रख दिया, ये 5 आ गया, 0,5। y = 0 पर x = 10, तो ये आ गया 10,0। ये हो गया पहले व्यवरोध से हमारे दो बिंदु तैयार। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में हमें बोला है 3x + y = 15। x + y = 15, तो x = 0 पर y = 15, ये बन गया 0,15। y = 0 पर x = 5, ये बन गया 5,0। ठीक है, तो x में वैल्यू जा रही है 10 तक और y में वैल्यू जो जा रही है वो जा रही है मैक्सिमम 15 तक। ठीक है, बनाते हैं अपना। तो ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। 0,5 और 15 तक जाना है ना यहाँ पे, तो 0,5 ये आ गया 0,5। 10,0, तो 10,0 यहां ले लेते हैं, 10,0 दोनों के बीच में एक सरल रेखा आ गया। उसके बाद अब अपन खींचते हैं दोनों बाकी में, तो 0,15 करीब यहां आ जाएगा, 0,15। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे बेटा आप ये वाला प्रश्न जो है, इसका सॉल्यूशन जो है पूरी टेबल वो तो नॉर्मल अपने कॉपी पे रहेगी, और जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर पे बनाना है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो नेक्स्ट है 0,15 और 5,0, ये आ जाएगा 5,0। ये हो गया हमारे पास, दोनों <= में है, मतलब अंदर की तरफ, तो इसने बोला अंदर चलो,
इसने बोला अंदर चलो, तो हल क्षेत्र कौन सा होगा? हल ओ ए बी एंड सी, ओ ए बी सी होगा हल क्षेत्र। ठीक है, बी के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, तो अपन यहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हल करें? इसमें x प्लस 2y है, तो इक्वेशन 1 से x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर कौन गुणा भाग करेगा? x का मान यहां रख दो, तो 3 गुणा में यह आ जाएगा 10 माइनस 2y प्लस y बराबर 15, ये हो जाएगा 30 माइनस का 6y प्लस y बराबर, ये 30 बना, 15 माइनस 30 माइनस का 15, तो y बराबर 5, 3 आ जाएगा। y का मान हो जाएगा बेटा 3। अब y का मान 3 किसी भी एक समीकरण में रखते हैं, है तो x बराबर आ रहा है 4, तो बिंदु आ रहे हैं 4,3, तो बिंदु आ गया अपने पास 4,3, ओ ए बी सी। तो पॉइंट्स, और यहां हो जाएगा z जो कि है 3x प्लस 2y, 0,0 ए हमारे पास है 5,0, बी हमारे पास है 4,3, 4,3 और 0,5, 0,5। जेड ओ पर बनेगा 0, जेड ए पर बनेगा 5 तिया 15, जेड बी पर बनेगा 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6, 18, और जेड सी पर बनेगा 5, 10। तो मैक्सिमम आ गया बी बिंदु पर, बी बिंदु पर अधिकतम होगा, ये अपना हो गया बी बिंदु पर मैक्सिमम। ठीक है, तो जेड हमसे मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू होगी जेड की 18, और बिंदु होंगे 4,3, मतलब x का मान 4 और y का मान 3। इस टाइप से क्वेश्चन होगा सॉल्व। ये हो गया 23 क्वेश्चन नंबर, इसका और के ऊपर वाला पार्ट। अब आते हैं दूसरे भाग पर। तो देखो इसमें बोला है एक प्रकार के केक के लिए, देखो मैं यहां पे केवल आपको समीकरण बना के दे देता हूं बेटा, उसके बाद सॉल्व करने का मेथड अब आपको आ गया है कैसे हल करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे समीकरण बनवा देता हूं, कैसे बनाओगे। तो बोला है एक प्रकार के केक के लिए 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है। दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा। तो अपने पास दो केक हैं, दो प्रकार के, और केक को बनाने के लिए आटा और वसा चाहिए। ठीक है, तो आटा और वसा चाहिए, दो प्रकार के केक है और में। ठीक, केक 1, केक 2, इधर आटा और इधर वसा। क्वेश्चन 23 है और का। ठीक है, देखें जरा, केक के लिए 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा, 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा, 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा। ठीक है, फिर क्या बोला है सेकंड में? सेकंड में बोला है 100 ग्राम आटा 50 ग्राम वसा, 100 ग्राम और या 50 ग्राम। ठीक है, तो केक फर्स्ट जो पहले टाइप का केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा 25 ग्राम वसा, और दूसरे टाइप का बनाने के लिए 100 ग्राम आटा 50 ग्राम वसा बोला है, दी गई है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 5 किलो आटा और 1 किलो वसा से बन सकती है। 5 किलो आटा, आटे के सामने लिखेंगे 5 kg, मतलब अपने पास ग्राम में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू यहां पे आपको ग्राम में कन्वर्ट करके लिखनी है सबकी, है ना। ये 5 किलो आटा और 1 किलो वसा,
1 किलो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब यहां पे समीकरण क्या बनेगी, मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, व्यवरोध बनेंगे 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000, और दूसरा बनेगा 25x प्लस 50y 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बना लेते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो बनेगा, देखो ये 2 0 गई, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, यहां पे 25, तो ये x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, और साथ में आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा मैक्सिमम जेड फलन है। z बराबर x प्लस वाई, x है केक 1 और y है केक 2, दो प्रकार के केक है, केक 1 एंड 2। व्यवरोध है ये सारे, और आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, कर लोगे इतना। एक बात ध्यान रखें, लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो अंदर की तरफ आएगा जो 6 अंकित भाग होगा। मैक्सिमम आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब ये आपको सेल्फ करना है। मान मैं बता देता हूं इसमें x और y के मान। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, z मैक्सिमम आएगा 30, x बराबर आएगा 20 एंड y बराबर 10। ये होगा आंसर। ठीक है, फाइंड आपको करना है। नहीं आएगा तो बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर हमसे नहीं हुआ, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो आई थिंक हो जाएगा, करके देखना, हो जाएगा। आंसर भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है, जिससे आपको चेक करने में आसानी रहे कि सही है या गलत है। तो बच्चे कुछ पूछते हैं कि सही गलत है या सही है। ठीक, चलिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 में एक प्रयोग के सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। ठीक है, सफल होने का संयोग उसके असफल होने से 2 गुना है। माना सफल होने की प्रायिकता सफल नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, दिया हुआ क्या है, प्रश्नानुसार अपन को दिया है P बराबर 2Q। क्योंकि हम जानते हैं P प्लस Q बराबर 1, तो 2Q प्लस Q इक्वल टू 1, Q इक्वल टू 1/3 एंड P इक्वल टू 2/3। P और Q आ गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अगले 6 परीक्षणों में से कम 4 सफल हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6। कम से कम 4, कम से कम 4 का मतलब होता है बेटा, कम से कम जब भी आए आगे की तरफ, और आगे की तरफ मतलब 4, 5 और 6। ठीक है, अब यहां पे हमको बोल दिया 4, 5, 6 के लिए टोटल अपने पास है 6, तो NCR P की पावर R और Q की पावर N-R, तो 6C4 ये हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 की घात 4 और 1/3 की घात 2, फिर बनेगा 6C5 2/3 5 और 1/3। ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 6C4, इसको मैंने सरल करने का आपको तरीका बता रखा है। 6C4 को आप लिख सकते हैं 6C1
और ये हो जाएगा 66, दैट इज 1। सॉल्व करने के लिए यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं, तो देखो यहां 62 हो जाएगा 6 और 5 30 बटा 2। 6 को 2 बार रिवर्स ऑर्डर में खोलेंगे, 6 और 5 ये 30 बनाएगा बटे 2 मतलब 15। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो फाइनल बेटा आपको आंसर मिल जाएगा 496 अपॉन 729। कैलकुलेशन पार्ट आप करेंगे यहां पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 496 अपॉन 729, 2 की पावर 6। और यहां पे देखो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6 कॉमन ले लो, फिर अंदर पूरा सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी, और यहां पे अब देखो इसमें अंदर इस पूरे के अंदर से अगर अपन कॉमन ले कुछ तो क्या बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आप सेल्फ भी कर लेंगे। चाहे तो पहले एक काम करो, यहां पे ये 1 और 1 को 0 बना लो, या फिर इनको आपस में जोड़ दो, है ना। यहां से a बाहर निकालोगे 1 अपॉन ए प्लस 1, 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन सी प्लस 1। यहां पूरे में से a बाहर निकाल लो, इस पूरे में से b बाहर निकाल लो और इस पूरे में से c बाहर निकाल लो, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे सेल्फ। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ करना है। फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 26 में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दे कि सर मुझसे नहीं हुआ, एक बार सॉल्व करा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 26 तक। नेक्स्ट आते हैं 27। बोला x पावर y प्लस y पावर x, है ना, ये हो गया ना। अच्छा ये बचा है 25वां, एक ये भी कर लोगे आप। अनभिन्नत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण। बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल क्या बनेगी आपके पास, टेबल बन जाएगी यहाँ पे, देखिए प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन x p 1 2 3 4 5 एंड 6। पासा फेंका है ना, 1 2 3 4 5 6, पासे पर 6 तक आता है, और 1/6 1/6 आ गया। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई, 1 2 3 4 5 6 के लिए प्रायिकता होगी 1/6 1/6 1/6। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई तो प्रसरण ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। पहले आप माध्य ज्ञात करेंगे और फिर प्रसरण ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, नहीं पता है तो प्रोबेबिलिटी वाला जो अपना चैप्टर है वो जाके पढ़े, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन होता है ये कंप्लीट। अब आते हैं 27 पर। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में हमको बोला है x पावर y प्लस y पावर x बराबर b पावर a प्लस a पावर b। ये तो पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पे चर की घात चर है, तो ये x पावर y प्लस y पावर x बराबर b पावर a प्लस a पावर b। अब चर की घात चर है तो आप इसे u मानेंगे, इसे v मानेंगे, b पावर a प्लस a पावर b। अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, du अपॉन dx dv अपॉन dx बराबर 0। ठीक है, अब u और v को अलग अलग कर ले, तो u बराबर माना x पावर y और v बराबर माना y पावर x। दोनों तरफ log लेने पर log u बराबर y log x, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू y का बन जाएगा dy अपॉन dx log x बैठा हुआ है। अगली बार y अपॉन x, तो du अपॉन dx बराबर u गुणा में जाएगा, u का मतलब है x पावर y, y बटा x प्लस dy अपॉन dx साथ में log x। ठीक है, du अपॉन dx तैयार हो गया। अब देखिए यहां पर log लेंगे तो log v
बराबर x log y। ठीक है, log v बराबर x log y। अब अवकलन करते हैं तो 1/v dv अपॉन dx बराबर x का 1 log y प्लस 1/y dy अपॉन dx। तो dv अपॉन dx बराबर y पावर x log y प्लस x बटा y dy अपॉन dx। ये दोनों मान हमने यहां निकाल लिए। अब इन दोनों मानों को हम यहां पे रख देंगे, रख के जोड़ेंगे और अपन को मिल जाएगा आंसर। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x पावर y अपॉन x प्लस x पावर y log x dy अपॉन dx प्लस y पावर x log y प्लस y पावर x अपॉन y dy अपॉन dx बराबर 0। तो ये अपन ने दोनों को जोड़ दिया, बराबर में 0 कर दिया। अब देखिए यहां पे dy अपॉन dx का मान निकालना है, तो आप dy अपॉन dx को ब्रैकेट में रखेंगे। यहां क्या बनेगा, ये बनेगा x पावर y log x पावर y log x, और यहां से क्या बनेगा प्लस में x y पावर x माइनस 1। ठीक है, बराबर में इनको भेजते उधर, तो ये जाएगा अपने पास x पावर में y माइनस 1 मल्टीप्लाई y माइनस का, और ये जाएगा माइनस का y पावर x log y। ठीक है, दोनों माइनस के गए, तो dy अपॉन dx फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये वाली वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, तो बन जाएगा dy अपॉन dx माइनस x पावर y माइनस 1 y पावर x log y डिवाइडेड x पावर y log x पावर y log x प्लस x y पावर x माइनस 1। ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। तो 27 क्वेश्चन अपना यहां होता है कंप्लीट। अब यहां पे देखिए बेटा 28 जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉपर्टी वाला प्रश्न दिया है अपन को, x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर, है ना। 28 वाला जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी वाला है। चलिए शुरू करते हैं 28। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना 28। बोला इसमें 1 से लेकर 2 तक x e की पावर x, तो i जो दिया है 1 से 2 तक x e की पावर x बटे में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब यहां पे x है, बटे में x प्लस 1 है, तो अपन एक को जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो एक को जोड़ते और घटाते अंश में, एक को जोड़ना और घटाने पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 से 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर e की पावर x बैठा हुआ है, देन माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अलग अलग करके इस प्रकार का आपको दिखने लग जाएगा। और थोड़ा रीअरेंज करूं तो देखो अब आप पहचान जाओगे कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था। 1 से 2 e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यही बनेगा ना, 1 से 2 के लिए x e की पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर आ गया। अब यहां ये बन गया अपने पास। ये अब जब इंटीग्रेशन e की पावर x f x
प्लस एफ डैश एक्स हो तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। अब यहां पे देखिए एफ एक्स बराबर 1/x+1 और एफ डैश एक्स बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर। तो अपना यहां से I इक्वल टू आ गया e की पावर x एफ एक्स और लिमिट आ गई 1 से 2। जब आप रखेंगे ये तो e²/3 माइनस e/2 तो e²/3 माइनस e/2 ये आ जाएगा फाइनल में आंसर। ठीक है, 1 + 1 2 जाएगा। तो ये हो गया 1 से 2 के लिए e²/3 माइनस e/2। ये वाली प्रॉपर्टी थी जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हो गया 28 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट दिया है हमें बटे में साइन क्यूब एक्स और साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अब यहां पे अगर देखें मान ढंग से तो बेटा यहां एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो पहले आप इस साइन एक्स प्लस अल्फा को ओपन करेंगे। स्टेप सुन लो, पहले आप इसको ओपन करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब ये ओपन कर देंगे तो उसके बाद यहां से आपको एक और साइन एक्स मिल जाएगा जो कि साइन की पावर 4 बनाएगा। साइन की पावर 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर से सुने, साइन ऑफ एक्स प्लस एक अल्फा को खोलना है, ओपन करना है साइन ऑफ ए प्लस बी के सूत्र से, उसमें पूरे में से जो फॉर्मूला खोला उसमें से साइन एक्स को कॉमन लेना है जिससे पावर 4 बन जाए। पावर 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। हो गया इतना। अब बटे में जो टर्म बची है वो बनेगी आपके पास कॉसेक अल्फा प्लस कॉटेक्स साइन अल्फा, उसको टी मानेंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट आता है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण हमें दिए एक रूट में है तो ये समघातीय समघातीय अवकल समीकरण v बराबर, ठीक है, v बराबर y/x, ये आपको करनी है सेल्फ। चलिए अब आ जाइए लास्ट में। ये हो गया यहां तक। अब हमको क्वेश्चन में दिया है dy/dx प्लस y cot x और प्लस में दिया है y cot x के साथ 2x प्लस x² cot x। ये बन गया रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, कौन सा वाला, dy/dx प्लस py = q। ये p बराबर है cot x और q बराबर है 2x प्लस x² cot x। हो जाएगा सॉल्व। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 30। अब देखो यहां पे तीसरे प्रश्न में ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है, जबकि आता है। तो क्वेश्चन बोला है यहां पे उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा और 2 1 3 से होकर जाता है। अगर प्रतिच्छेदन से गुजरता है तो क्या बनेगा, चलो मैं करके दिखा देता हूं। दोनों समतल के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल, ठीक है, दोनों समतल के प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल। तो पहला समतल है 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 0 फर्स्ट प्लेन। सेकंड है 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 = 0 नंबर 2। प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल क्या होगा,
2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा, सेकेंड वाला 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। यह है समतल 2,1,3 से गुजरता है। इसलिए 2, 1, 3 बिंदु यहां रखेंगे तो देखो यहां पे क्या क्या मान आएगा। 2 रखा यहां पे 4, 1 रखा 2, 3 रखा माइनस का 9 माइनस का 7 प्लस लैम्डा 2 रखा 4, 1 रखा 5, 3 रखा 9 माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, 9 और 7 16, माइनस का 16 प्लस का 6 तो माइनस का 10 प्लस लैम्डा ये कट गया 9 इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर 10/9। लैम्डा का मान हमें निकालना था, वो आ गया 10/9। अब ये 10/9 हम यहां पे रख देंगे, ये 10/9 हम लैम्डा को यहां उठा के रख देंगे, तब समीकरण आ जाएगा 38x प्लस 68y प्लस 3z माइनस 153 इक्वल टू 0। अगर आपको सदिश रूप में लिखना है तो आप लिखेंगे r वेक्टर डॉट 38i कैप 68j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 153। ठीक है, तो 38i कैप प्लस 68j कैप प्लस 3k कैप बराबर 153। तो ये लैम्डा का मान आप यहां रख दें, ये मान आ जाना चाहिए। नहीं आएगा, वेरिएशन हो तो मुझे भी कमेंट करें, मुझे भी पता लगे कि इस प्रश्न में थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, तो ये होता है अपना 2014 का यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट। फिर भी स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर डाउट आता है तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दें कि सर 2014 या कोई भी अन्य पेपर में ये वाला क्वेश्चन हमको वापस से एक बार करा दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।